अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF के 2 अरब 75 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला में शामिल होने के बावजूद डॉलर की कीमत में इतना इजाफा हो गया है कि गुज़श्ता 10 महीनों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वक्त एक डॉलर जो है ये 166 रुपये 29 पैसे में मिल रहा है। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 66 करोड़ 80 लाख डॉलर हैं, जिसमें 2 अरब 75 करोड़ डॉलर शामिल किए जाएं तो ये मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ डॉलर बनते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का रिकॉर्ड और अमरीकी डॉलर की ओपन मार्केट और इंटर बैंक में आसानी से फराहमी के बावजूद इसकी मांग में इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर इस साल मई से बढ़ना शुरू हुई और 8.5% इजाफे के साथ 12 रुपये 92 पैसे तक इसमें इजाफा हुआ। और इसी तरह तेज़ी से ये इजाफा बरामदात को भी मुतासिर करेगा, क्योंकि बरामदी जो मसनूआत हैं इनसे 35% दरामदी अज्जा जो है ना वो तैयार की जाती हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में 8.5% की कमी, LNG समेत ज़ाहिर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसको भी अपनी लपेट में लेगी, जिससे महंगाई और पैदावारी अखराजात ज़ाहिर बढ़ेंगे और इसके नतीजे में इजाफी अखराजात के साथ साथ बरामदात के इजाफे पर जोर देना मुश्किल हो जाएगा। ये इकॉनमी किस तरफ जा रही है? हमें बताया जाता है कि इकॉनमी जो है वो दुरुस्त समत में चल पड़ी है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमें तो बताया जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, रेमिटेंसेस के हमारे बढ़ गए हैं, हुकूमत भी डॉलर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार छोड़ा 2013 में 98 रुपए का डॉलर था, नून लीग ने इक़्तिदार छोड़ा 2018 में 115 का डॉलर था, 115 रुपए 26 पैसे। आज PTI के दौर में 166 रुपए 28 पैसे का डॉलर है। सर, क्या वजह है कि रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है? इसका एक जो आंसर है वो है IMF का प्रोग्राम। अच्छा, सिर्फ देखें, अभी आप देखें कि पहला साल इस हुकूमत का जब गुजरा तो एक स्टेट ऑफ क्राइसिस में थी, नहीं लर्चिंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जा रहे हैं हम, क्योंकि वो टीम जो आई थी वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। सेकंड ईयर में जब हम दाखिल होते हैं तो IMF का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में शुरू था और पैंडेमिक भी बीच में आ गया, सही, जिसकी वजह से हम मुश्किलात के शिकार रहे। जो तीसरा साल गुजरा है, जो अभी माली साल हमारा खत्म हुआ है, इसमें हमने देखा कि एक मुल्क में इस्तेहकाम सा आया है, मौशी इस्तेहकाम, और डायरेक्शन उसकी सही है और इकोनॉमी अपने ठीक डायरेक्शन में जा रही थी। और कल तक, अभी हफ्ता दिन पहले तक अगर आप देखें, बल्कि मई तक, कि हर चीज बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही थी एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। ऑल ऑफ अ सडन ये सडनली फिर क्या बॉम्ब गिरा है? देखें, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये जब आपको एज ए पाकिस्तानी ये आप सोच में पड़ गई हैं कि अचानक क्या हो गया है, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचेंगे ये इस चीज को? आप एक आम पाकिस्तानी होकर आपको ये फिक्र लाहक हो गई है, क्या जो मुल्क के वज़ीर आज़म है उनको ये फिक्र लाहक नहीं हुई है कि यार इतनी बेहतरीन से हर चीज चली जा रही थी, ये अचानक क्या समुद्र में तूफान सा आ गया है? IMF का प्रेशर भी जरा समझा दें। IMF के प्रोग्राम की वजह से क्या वजह है जिसकी वजह से हुआ? मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको भी जरा एलैबोरेट कर दें। देखिए, IMF का प्रोग्राम जो होता है ना, इसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। ये एक लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है जो वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से मशहूर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, आपको जो समझते हैं, वो बिल्कुल मेरी बात को समझ जाएंगे। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, यही IMF की जिम्मेदारी है इसको इम्प्लीमेंट करने का। और ये कंसेंसस जो कहलाता है वॉशिंगटन कंसेंसस, ये किसके दरमियान में कंसेंसस हुआ था? ये IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी के दरमियान में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी
सोच लें तो ये अमेरिका के एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है IMF के प्रोग्राम में, यहीं से आपको नजर आ जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस में। किस चीज पे कंसेंसस हुआ था कि जो भी तरक्की पजीर मुल्क जैसे हम जैसे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, जो भी IMF में जाएगा उसको ये वॉशिंगटन कंसेंसस कहता है 4 चीजें उनको करनी होंगी। टाइट फिस्कल पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और यूटिलिटीज की प्राइसेस को खत्म बढ़ाना। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैलेंस कम होगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, खासकर पाकिस्तान का अगर मैं ले लूं, तो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनके 60% इनपुट्स जो हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल देयर इनपुट्स विल गो अप, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ IMF कहता है गैस और बिजली की कीमत भी बढ़ाओ, तो आप उसकी यूटिलिटी की कीमत को भी बढ़ा रहे होते हैं। तीसरी तरफ IMF कहता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, तो आप उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी बढ़ा देते हो। और फिर हम लोग सियासी इसके वो पॉइंट स्कोरिंग पे, जैसे सिंध हुकूमत ने कहा कि जी मिनिमम वे 25,000 रुपया, हाँ। तो आपने उसकी वेज कॉस्ट को भी बढ़ा दिया। हर वो काम किया है कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। आसान लफ्जों में बताएं इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये मैशियत की तबाही की तरफ जाएगा ये सब अगर मजीद ऐसे चलता ये तो आप कह रही हैं मैडम, क्या प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि मेरी मैशत को तबाह किया जा रहा है? ये कौन है आस्तीन के सांप जो एक ठीक से चलता हुआ घर को उसमें आग लगा दी है इसने? पहचाने प्राइम मिनिस्टर उनको, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके कैसे पहचाने? IMF के प्रोग्राम से तो नहीं निकला जा सकता। आप समझते हैं कि इस स्टेज पे निकला जा सकता है? सस्पेंडेड है मैडम। देखें, जब 2020 फरवरी से ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा। जनवरी में 2021 में इसको छेड़ा गया। हाँ। कुछ हिलजुल हुई, कुछ गैस की कीमतें बढ़ी, कुछ बिजली की कीमत बढ़ी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने महसूस किया कि ये तो तबाही है। हाँ। शौकत तरीन साहब आने से पहले, वजीर खजाना बनने से पहले उन्होंने कहा कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया है। प्राइम मिनिस्टर को अब एहसास हो गया कि यार क्या बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ा के हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बजट में आपने देखा कि बिल्कुल IMF के डिक्टेट से हट के बजट को बनाया गया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई है। तो इस पॉलिसीज का मई में ये एक्सचेंज रेट हमारा 7 मई को ये था 152 रुपया 27 पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त हमारा जो स्टेट बैंक का रिजर्व था वो 15.77 बिलियन था। आज जो है यही एक्सचेंज रेट हमारा 166.28 पैसा हो गया है। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 15 बिलियन से 15.77 बिलियन से ये कोई 22 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये भी एक रिकॉर्ड है। आप खुद सोचे कि रिजर्व भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी नीचे जा रहा है। ये बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। कोई शख्स बैठा हुआ है स्टेट बैंक में ये जानबूझकर इस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसका मतलब है अंदर से मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये जानने में कोई ये क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर साहब सोचें, क्योंकि इससे महंगाई का तूफान आएगा। आपने देखा कि चीनी इंपोर्ट करने के लिए जो है वो आज ECC ने इजाजत दी है। लैंडेड कॉस्ट गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, लैंडेड कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। गंदम महंगा अभी बिकेगा पाकिस्तान में। गाड़ियां आप देखें इंपोर्ट करते हैं। खुर्दनी तेल जो है पाम ऑयल वो महंगा बिकेगा पाकिस्तान में। तेल जो है अगर इंटरनेशनल मार्केट पे ना भी बढ़े तो मुल्क में लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑयल जो है बढ़ जाएगी। तो फिर वो ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे, ये महंगाई में इस्तेमाल होगा ये। तो प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, दूसरी तरफ आस्तीन के सांप जो उनके हुकूमत में बैठे हुए हैं वही उनको वहां पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन, माहिर मौशियात हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अफगानिस्तान पर लगी हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के तमाम इजलासों में सिर्फ अफगानिस्तान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान पर ही बात हो रही है। वैसे तो अभी तक तालिबान और नेटो फोर्सेस के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब इनखला की तारीख को लेकर बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। कल तालिबान ने 31 अगस्त तक ना निकलने पर अमेरिका को धमकी दी, तो आज अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी बयान आ गया कि 31 अगस्त को ही अमेरिकी इनखला की ये डेडलाइन है और इसमें तोसी नहीं होगी। इस बयान के आते ही वो सारी अफवाहें दम तोड़ गईं जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिकी इनखला की तारीख में तोसी की जाएगी। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की सारी इमदाद रोक ली है और इंटरनेशनल मंसूबों की मद में आने वाली इमदाद भी फिल वक्त बंद कर दी गई है। अब सवाल ये है कि तालिबान की हुकूमत बनने के बाद निज़ाम सरकार चलाने के लिए, अपना निज़ाम चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इससे पहले मगरबी बैंकों में पड़े अफगानिस्तान के लगभग 10 अरब डॉलर भी अमेरिका देने से इनकार कर चुका है। अब इन सारे फैसलों से मालूम होता है कि तालिबान के साथ गोला बारूद की जंगबंदी के बाद एक मालियाती जंग दुनिया छेड़ना चाहती है और तालिबान हुकूमत को माली तौर पर कमज़ोर करके उन्हें हुकूमत चलाने और फेल होने के लिए छोड़ दिया गया है। तालिबान के लिए एक तरफ पंजशेर का महाज है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं इनको एतमाद में लेने का मुश्किल सा मरहला सामने है, जबकि अफगानिस्तान से भागने वाले शहरी भी एक मसला बने हुए हैं। इसलिए अफगान तालिबान ने कल अमेरिका से कहा है कि अब अफगानिस्तान से सिर्फ गैर मुल्की शहरी ही जा सकेंगे और किसी अफगान शहरी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के रास्ते अफगान शहरियों के लिए बंद कर दिए। अमेरिका इनखला तो इस वक्त कर रहा है, साथ ही अफगानिस्तान में खुफिया ग्रेट गेम मुहिम भी हम देख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों CIA के चीफ की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात की खबर सामने आई, मगर इस मुलाकात की तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई। जबकि कल अमरीकी पार्लियामान के 2 अपोजिशन अरकान जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है वो खुफिया दौरे पर काबुल पहुंचे, वहां चंद मुलाकातें की जिस पर अमरीकी ओहदेदारान और सिफारतकार बज़ाहिर शदीद तनकीद कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कोई खुफिया एजेंट नहीं बल्कि अमरीका की जानी मानी शख्सियात हैं और इस संगीन सूरत हाल में वो अफगानिस्तान आते हैं और CIA समेत किसी अमरीकी इंटेलिजेंस को बर वक्त पता नहीं चल पाता। ऐसा क्यों हुआ? अफगान अवाम जो हैं बेयकीनी और खौफ का शिकार हैं। तालिबान अवाम को अपने काम, कारोबार और रोज़मर्रा के जो मामूलात ज़िंदगी हैं ये बेखौफ होकर चलाने की तलकीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जब तक अफगानिस्तान में बाकायदा हुकूमत साजी नहीं होती, मज़ामतकारों से बातचीत नहीं हो जाती और आखिरी गैर मुल्की फ़ौजी नहीं निकल जाता, तब तक अफ़गानिस्तान में जो एक डर की, खौफ की फ़ज़ा है ये ख़त्म होती नज़र नहीं आती है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपका। मुनीर अकरम साहब, अमेरिका तो ये समझता है कि जितना जल्दी इनखला हो जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि इसके लिए उन्हें तालिबान के ताउन की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमरीकी इत्तेहादी हैं वो अमरीकी सदर जो बाइडन पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इनखला की जो तारीख़ है इसको बढ़ाया जाए। क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा जो जोर डाल रहा है, जो इसरार कर रहा है कि अफवाज के इनखला में तोसी हो, 31 अगस्त से इस डेट को आगे लेकर जाया जाए, वो बरतानिया है? क्या वजह है इसकी मुनीर अकरम साहब? जी, मेरे ख्याल में बरतानिया का जो मुश्किल है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ज़रा फील कर रहे हैं कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं इस वाक़े में, तो उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो बरतानिया अपने आप को बड़ी ताकत समझता है। तो मेरे ख्याल में उनको G7 की सरबराही है इस वक्त, वो सदर हैं वहाँ, इसलिए वो मेरे ख्याल में अपने रोल को पेश करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में बहुत ज़ोर शोर से कहा कि ये 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाए। पर मेरे ख्याल में जो अमेरिकन सदर बाइडन ने सही फैसला किया कि जी हमने कमिटमेंट दी है और उस कमिटमेंट पे बरतानिया के साथ और कौन सा मुल्क खड़ा है इस मुतालबे पर? मेरे ख्याल में फ्रांसीसी शायद उनके साथ हैं। तो ये मुल्क बड़ी ताकतें हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के,
और मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि वो भी कुछ डिप्लोमेसी में कुछ रोल अदा करें। बज़ाहिर तो बाइडन साहब ने कह दिया, प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कह दिया कि 31 अगस्त तक ही इनखला होगा, डेट आगे नहीं होगी। तो लेकिन आपको लगता है कि अमेरिकी इत्तेहादी जो 20 साल तक इस जंग का हिस्सा बने रहे, अमेरिका के साथ चलते रहे, जंगबंदी पर भी कोई नहीं माना, तो आपको लगता है कि अमेरिका को प्रेशराइज करने में या अपने मुतालिबात ये मनवाने में कामयाब हो जाएंगे ये ममालिक? नहीं जी, मेरे ख्याल में अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और वो जो फैसला करेंगे उस पे ही अमल होगा। सही। तो क्या यही वजह है कि जंग हारने के बाद 20 साल कुछ हासिल नहीं हुआ दुनिया को, अमेरिका को, अमेरिकी इत्तेहादियों को, तो अब फाइनेंशियली तौर पर, माली तौर पर ये समझते हैं कि उनको कमज़ोर किया जाए तालिबान को, तो ही जो है ना वो अब समझेंगे कि उनकी जीत हुई है? ये देखिए, जो सिलसिला है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं तालिबान की हुकूमत से, उसको वो एडवांस करना चाहते हैं। वो उनकी ख्वाहिश है कि पहली जो इंसानी हुकूक है और जो औरतों के हुकूक हैं उनको मनवाया जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। दूसरा कि वहाँ से जो दहशतगर्दी वहाँ से बंद किया जाए, जो दहशतगर्द वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर पाबंदियाँ लगें। और एक हुकूमत, लेकिन तालिबान सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो हुकूमत साजी में भी चाह रहे हैं कि सब उनके साथ चलें। उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया, ख़वातीन के हुकूक की बात की, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं मगरबी ममालिक, बरतानिया, कनाडा ये मानने को तैयार नहीं है, यकीन करने पर तैयार नहीं है। जो अब एक परसेप्शन दे रहे हैं, जो अब अपना एक नया चेहरा तालिबान का सामने आ रहा है, क्यों दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं है, एक मौका देने को तैयार नहीं है? जी देखें, आप तो समझते हैं कि इतने साल से ये तालिबान ने जो हुकूमत इन्होंने लगाई थी उसके खिलाफ जंग की है, तो अब तो इनकी जो रुख है तालिबान की तरफ, वो तो बहुत पहला एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल एनिमोसिटी है। पर इस वक्त वो चाहते हैं कि उनकी जो मिनिमम डिमांड्स हैं, जो इंसानी हुकूक के बारे में और काउंटर टेररिज्म के बारे में, वो मनवाया जाए। अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत आ जाए जिसमें कुछ उनके जो उनके दोस्त थे वो भी आ जाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ प्रेशर के तहत, मीडिया की क्रिटिसिज्म के तहत वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये समझने की बात है और तालिबान भी मेरे ख्याल में समझदार हैं और वो समझदारी से चल रहे हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मेरे साथ थे। अब मुझे नाज़रीन ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर अफ़गानिस्तान अयाज़ वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ वज़ीर साहब आपका। अयाज़ वज़ीर साहब, एक तरफ तालिबान कहते हैं कि आखिरी फ़ौजी तक वो जो है कि इनखला तक अपनी जो हुकूमत साजी का अमल है वो शुरू नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ भी हो रही हैं। तो क्या ये जल्दबाजी में कर दुनिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं? आप भी जानते हैं कि बरतानिया भी अमेरिका पर जोर दे रहा है कि इनखला की जो इसमें डेट है इसमें तौसी की जाए, और अमेरिकी जो इत्तेहादी हैं, सब G7 इजलास जो हुआ कल, उसमें अमेरिका पर जोर दिया गया कि इनखला की जो डेट है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन बाइडन ने कहा कि नहीं, 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल होगा। तो ये हुकूमत साजी करके दुनिया को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं अफगान तालिबान? नहीं, अफगान तालिबान ने तो कोई हुकूमत साजी नहीं की। ये जो कुछ किया है वो सिर्फ उन जगहों में की है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और वो निचले लेवल पे है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या वो इदारे जो ज़रूरी है आवाम के लिए उनको चलाने, हुकूमत बनाने में तो वो लगे हुए हैं, उस पर टाइम लगेगा। और 31 अगस्त तक इसलिए नहीं बना रहे कि दोहा में अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि अमेरिका 31 अगस्त तक निकलेगा, उनका टेसिट एग्रीमेंट है। तो उस वक्त तक तालिबान कहते हैं कि जब तक एक भी सिपाही अफगान सरजमीन पे हो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, बिकॉज तब तक तो ये समझा जाएगा कि गोया एक किस्म की ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन खत्म हो जाए
फिर हम फौरन हुकूमत बनाएंगे, और उसी के लिए वो दूसरे लोगों के साथ अभी तक मुशावरत में लगे हैं ताकि सबके राय और शमूलियत के साथ हुकूमत बनाए और फिर वो सारी दुनिया को काबिल कबूल हो के उसको रिकॉग्नाइज कर ले। लेकिन आपको क्या लगता है अमरीकी इत्तेहादी जो हैं वो अमेरिका पर क्यों जोर दे रहे हैं कि इनखला की जो डेडलाइन है इसमें तौसी की जाए? देखिए, उनका हर एक मुल्क का जाहिर बात है अपना इंटरेस्ट है और फिर अपने रिसोर्सेज है कि उतने जल्दी वो अपने लोगों को वहाँ से निकलवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अमेरिका का तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पे तालिबान ने ऑलरेडी ऐलान कर लिया कि अगर 31 अगस्त तक वो ना निकले तो गोया वो रेड लाइन है, उसके बाद फिर हमारे हाथ खुले होंगे, हमने जो भी करना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अमेरिका भी समझता है कि फिर नुकसान पहुंचेगा तो ज्यादा तो हमें पहुंचेगा। तो बहरहाल यूके और जर्मनी वगैरह इन्होंने तो कहा, कोशिश की कि एक्सटेंड कर ले, लेकिन बाइडेन साहब नहीं मान रहे हैं, वो जल्दी में निकल रहे हैं और फिर एयरपोर्ट पे हरूश और बदहाल आप सब देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। अमेरिका के लिए जो नेकनामी बाइडेन ने कमाई वो शायद किसी दूसरे सदर के हिस्से में नहीं आएगी। सही। अच्छा, पसे पर्दा क्या कोई खास चीजें चल रही हैं जो सामने भी नहीं आ रही हैं? पता चलता है जी CIA चीफ आते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मिलते हैं, फिर अब ये खबरें आ रही हैं कि अमरीकी पार्लियामान के 2 अपोजिशन अरकान भी आते हैं, गैर कानूनी खुफिया दौरा वाशिंगटन पोस्ट इसको लिख रहा है। ये पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये तो होता है, ये तो इवन जब हालत जंग हो मुल्कों के दरमियान उस वक़्त भी जबकि जंग चल रही होती है, पसे पर्दा वो लोग बातचीत करते हैं कि जंग को कैसे ख़त्म किया जाए। तो अमेरिका भी जाहिर बात है तालिबान के साथ अपना हिसाब किताब जो फ्यूचर उनके प्लान है वो डिस्कस करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनेगी उसमें लॉ एंड शेयर तो तालिबान का होगा, ज्यादा बात तो तालिबान की चलेगी। तो तालिबान के साथ अगर ताल्लुकात ठीक रखे, उनके साथ अपना फ्यूचर लाना है अमल तय कर ले तो फिर उसमें और मुश्किलात नहीं होंगी। और जहाँ तक उसके CIA चीफ का विजिट है, लोगों का ख्याल ये है कि शायद वो भी इसी कोशिश में आए थे कि अगर तालिबान एग्री कर ले तो ये डेट एक्सटेंड कर ले। वजीर साहब, एक और चीज़ समझ में नहीं आती है, एक तरफ दुनिया अफगानिस्तान में अमन देखना चाहती है, स्टेबल देखना चाहती है, इस्तेहकाम देखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माली तौर पर भी अफ़गानिस्तान को तंग करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने अफ़गानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए हैं। इसके अलावा आलमी मालियाती जो इदारे हैं उन्होंने वहाँ की मदद जो है वो अफ़गानिस्तान की बंद कर दी है। तो एक तरफ आप स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान को, दूसरी तरफ आप इन मामलात पर तंग कर रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है? देखिए, पहले दुनिया का ख़ासकर उन लोगों का जो अफ़गानिस्तान पर ज़रा नज़र रखे हुए, उनका ख्याल था कि अमेरिका जो ऐसे जल्दी में निकल रहा है और कोई फ्यूचर डिस्पेंसेशन इनके आपस में वो नहीं लाया, तो उनके पीछे कोई छुपा हुआ हाथ है। तो वो शायद वो बातें शायद आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है कि एक तो अमेरिका के अंदर जो तालिबान अफगान हुकूमत के $9 बिलियन पड़े हैं उनके बैंकों में, वो उन्होंने रोक लिए। और फिर जो आलमी इदारे हैं बैंकिंग के, उनके ऊपर भी जाहिर बात है अमेरिका का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो उन्होंने भी अफगानिस्तान से हाथ रोक लिए। तो इसके एवज आप समझते हैं कि अमेरिका अपने कुछ मुतालिबात मनवा सकता है? जाहिर है अपने इंतजामात चलाने के लिए, माली मामलात चलाने के लिए जाहिर है आपको पैसे की ज़रूरत है। तो तालिबान, आपको लगता है कि वो मुतालिबात जब तक नहीं माने कुछ हद तक वो बैकफुट पर जा सकते हैं? अब देखिए, ये तो हमें नहीं मालूम कि अमेरिका ने उनसे कोई ख़ास डिमांड किए हों, लेकिन आम जो नज़र आता है वो शायद ये है कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान इतना पुरअमन रहे जितना अब नजर आ रहा है कि तालिबान ने भी बड़े पॉजिटिव स्टेप उठाए, बड़े पॉजिटिव तरीके से जा रहे हैं कि ऑल इंक्लूसिव हुकूमत हो ताकि सारी दुनिया माने। अगर ये चीजें सब हो जाए तो फिर तो दुनिया के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, अफगानिस्तान तरक्की की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो अमेरिका शायद ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान स्टेबल हो
वो शायद चाहते हो कि अफगानिस्तान में बदअमनी हो, ताकि उस बदअमनी के अंदर उनका जो मकसद पूरा होता है वो हो जाए। इसलिए तो ये पैसे रोक लिए। अब सुना अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों की महंगाई शुरू हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि जो इमीडिएट नेबर है, रीजनल कंट्रीज है, खासकर चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये सेंट्रल एशिया, ये ममालिक जल्दी जल्दी मिलके एक कमीशन बना ले, एक किस्म का बैंकिंग सिस्टम के उसमें अपने रिसोर्सेज जमा कर ले, ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत जब बन जाए फौरन उसके साथ इक्तिसादी मदद कर ले कि वो अपनी इकानमी चलाए। वरना अगर खुदा न खास्ता चीज़ें इसी तरह तेजी से ख़राब होती रही तो जो इदारे 20 साल अमेरिका ने वहाँ बनाए थे, फौज बनाई थी, पुलिस थी, बाकी इदारे थे, वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे। अब आज आप देख ले काबुल में ATM बंद है, बैंकों में पैसे नहीं है, लोग परेशान है कि हमें तनख्वाह कैसे मिलेगी। तो इन चीज़ों का तदारुक, अगर अमेरिका पैसे नहीं छोड़ता, वेस्ट पैसे इनको नहीं देता, तो फिर जो मुल्क मैंने बता दिए बशमूल पाकिस्तान, इनको चाहिए कि फौरन उनकी कोई इतनी मदद कर ले कि वो अपने पाँवों पे खड़े हो जाए। जब हुकूमत बन जाएगी वो नजर आ जाएगी दुनिया को कि वो एक्सेप्टेबल है दुनिया को कि नहीं, फिर उसी के मुताबिक मज़ीद लेकिन तालिबान के लिए भी आप नहीं समझते बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो चेहरा वो अपना दुनिया के सामने लेकर आए? ऑल्दो दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं है, मगरबी ममालिक उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत साजी फिर हुकूमत चलाना, ख़ासतौर पर माली मामलात, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन यूरोप अब ये ज्यादती कर रहा है कि वो तालिबान की या अफगानिस्तान की अभी हुकूमत बनी नहीं, उन्होंने पहले से उनके ऊपर सख्ती शुरू कर ली। हुकूमत एक मर्तबा बन जाए, जो सब हम कहते हैं, रीजनल कंट्रीज भी कहती है, अमेरिका और यूरोप भी कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, ह्यूमन राइट, वेमेन राइट, इनका ख्याल ऐसी हुकूमत के अंदर रखा जाए। तो अगर वो इस पे पूरे उतर आए तो फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि यूके ने और चीन ने बहुत पहले कहा था कि ऐसी हुकूमत आ जाए दरमियान में तो हम मानेंगे। लेकिन अभी तो हुकूमत बनी नहीं हो, कहते गाय ज़बा नहीं की थी, लोगों ने ताल सर पे उठाए थे। तो अभी तो तालिबान और दूसरे लोगों ने, और जो हुकूमती काबुल में और जो दूसरे ट्राइबल लीडर है, इनकी एक हुकूमत अभी बननी है। जब सबकी मुश्तरका हुकूमत बन जाए फिर उस पर एतराज करना बड़ी ज्यादती होगी, फिर तो गोया उनके साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा दुनिया करेगी। सही। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर हमारे यहाँ तजावीज़ भी चल रही हैं, आज मैं साफ़ी साहब का कॉलम भी पढ़ रही थी जिसका लुबे लुबाब ये था कि जब हम अफ़गानिस्तान में माफ़ करो और मुसाहलत से काम लो के हामी हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अफ़गान तालिबान ने वहाँ अपने दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को हथियार फेंकने पर आमादा करना होगा, इसके एवज़ आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं, जहाँ बहुत से धड़े पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब चूंकि हालात दुनिया के बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, तो हमारी हुकूमत को चाहिए था कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एतमाद में ले लेते, ताकि हुकूमत और अवाम और पॉलिटिकल पार्टी सब यकजान इस मसले के लिए इकट्ठे खड़े होते, सॉलिड रॉक की तरह। और फिर जो हमारे फॉल्ट लाइन है, जैसे बलूचिस्तान का मसला है या फाटा के अंदर मसला है, तो उसको फौरन एड्रेस करने के लिए कमीशन या कमेटी बना लेते। और ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर आपने अच्छी शुरुआत करनी है तो फिर इनको बिल्कुल ये ऑफर दे दे कि भाई जो आदमी हथियार फेंकना चाहे, एक शरीफ शहरी की तरह रहना चाहे, तो उसको फलाने तारीख तक हम ऐलान करते हैं, वो आके अपना असला रख ले और हमारे पास आ जाए। इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ नहीं, छोटे छोटे लेवल पे हुकूमत करती आ रही है। तो इसके लिए भी अगर कर ले तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेप है। सही। साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान अयाज वजीर साहब मेरे साथ थे, बहुत आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया और एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब करते हुए गुज़श्ता हुकूमतों पर तनकीद की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि करप्शन नीचे तक पहुंच चुकी है और लोग करप्शन के आदी हो चुके हैं। माजी की हुकूमतों पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने काम थोड़ा किया मगर शोर ज़्यादा मचाया। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था कि मैं वो काम करूं, अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार दे के और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। जहां वज़ीर-ए-आज़म माजी की हुकूमतों को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां वो अपोजिशन पर तनकीद ना करें, वहीं अपोजिशन जमातें भी, उन्हें भी जहां मौका मिलता है हुकूमत पर खूब तनकीद करती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सूबा सिंध को लेकर ये कहते हैं कि वफाक ना तो खुद कुछ करना चाहता है, ना ही किसी और को कुछ करने दे रहा है। कराची के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पहचान चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए कहा उन्होंने कि मरदमशुमारी का मामला तय होते ही हम लोकल बॉडीज़ इंतखाबात करवाने को तैयार हैं। क्या कहा बिलावल ने, ज़रा सुनिए। खान साहब और MQM कोalition गवर्नमेंट में है। इन्होंने मिल के पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना एक मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। चाहे सिंध हुकूमत ने वसाइल नहीं दिया जा रहा है, जिनको अपना NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। हमने अपने वसाइल के थ्रू, पहली सूबाई हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन बचा के कराची को 100 मेगावाट बिजली पहुंचाया। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर MQM ने आज रद्द-ए-अमल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा सिंध हुकूमत को तारीखी नाकाम तरीन हुकूमत कहते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया कि अंदरूनी सिंध में क्या काम किए हैं आपने। उन्होंने मुतालबा किया कि 1998 की मरदमशुमारी पर सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाएं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। कल बिलावल साहब ने कहा कि ये ना काम करते हैं ना करने देते हैं, उसमें उन्होंने हमें भी शामिल किया है। आपकी चोरी पकड़े तो आप कह रहे हैं चोरी करने नहीं देते, आपकी करप्शन पे शोर मचाएं तो आप कहते हैं करप्शन करने नहीं देते। सिंध हुकूमत ने सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर दी। पिछड़े होने वाले सेंसस को हम तस्लीम नहीं करते, मुतनाज़ा तरीन सेंसस है और इस सेंसस के सबसे बड़े बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। हम आला अदालतों से आपके जरिए ये मुतालबा करते हैं 1998 में जो सेंसस हुआ है उसकी बुनियाद पर सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। कराची की सियासत में एक तरफ वफाक नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके वहाँ पर ये तासुर भी दे रहे हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब बता भी रहे हैं जो वो कराची के लिए काम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में भी पंजे गाड़ने का मंसूबा बना रही है। दूसरी तरफ देही सिंध पर फोकस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरबाब अब्दुर्रहीम को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर रखा है। उधर PDM ने भी पीपल्स पार्टी के बगैर ही अब कराची का रुख कर लिया है। 29 अगस्त को कराची में PDM पावर शो करने जा रही है, मगर ये शो एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुस्लिम लीग नून सिंध में मिफ्ता इस्माइल के पार्टी के इस्तीफे के बाद थोड़ा कमज़ोर नज़र भी आ रही है। सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, बड़ी हैरानी होती है कि माजी के इत्तेहादी, कल के इत्तेहादी आज जब एक दूसरे पर तनकीद करते हैं तो समझ में नहीं आता कल इत्तेहादी थे वो गलत था या जो आज तनकीद एक दूसरे पर कर रहे हैं वो गलत है। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM की मैं बात कर रही हूँ। MQM क्यों ये इंसिस्ट कर रही है कि 1998 की मरदमशुमारी पर ही आप जो है वो उस पर करवा लें, इलेक्शंस करवा लें, हल्का बंदियाँ करवा लें, बाद में बल्दियाती इंतखाबात हो। अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बाद ये तासुर जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक हल्का है, कमज़ोर है, इसलिए कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर ये तासुर देना चाहती है कि कराची की आवाम का बड़ा ख्याल है। ये तनकीद हो रही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। बाकी सिंध के जो बाकी शहर है उनका क्या हाल होगा? ये गुजारिश है कि MQM के साथ हमारा इत्तेहाद रहा, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीजें वो हैं जो आप जबर के तहत कबूल करते हैं, जो अब आपकी ऑप्शन के तौर पे नहीं। हमने जो कुछ MQM के साथ इत्तेहाद करके कोशिश की वो पाकिस्तान को
उस बहरान से जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने और उस वक्त के हालात से पैदा किया था, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का जो हाल किया हुआ था, उससे निकलने के लिए हमने एक स्टेबिलिटी की कोशिश की थी। यकीनन उससे पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ। या दुरुस्त कहा आपने, कल के जो इत्तेहादी थे वो इत्तेहादी नहीं थे। आपको याद होगा वो इत्तेहाद के दौरान भी हमारे साथ अंदर बैठ के कैबिनेट में वोट डालते थे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फेस सेविंग करते थे। एनी हाउ, आज भी वैसे आजकल भी ऐसा कुछ ही होता है। ये भी इत्तेहाद आपको कुछ ऐसा ही लग रहा है? सवाल ये है कि वो तो कमाल करते हैं ना। सवाल ये है कि आप अगर तो सिर्फ कराची में मेयर का इशू आ गया है और बाकी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करा दिए हैं, तो फिर तो एमकेएम के इस मुतालबे में जान नजर आती। जहाँ पे उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है, पंजाब, जहाँ पे उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है केपीके, वहां तो इलेक्शन नहीं हुए। वहां इससे पहले उन्होंने बाकायदा जो लोकल बॉडीज थे उनको डिसॉल्व कर दिया, जिनको अदालतों ने रिस्टोर किया है और उनको इख्तियार नहीं दे रहे। वहां तो खालिद मकबूल साहब बोल नहीं रहे, वहां तो एमकेएम बात नहीं कर रही। और सिंध के अंदर एक जायज बात है जिसको एमकेएम सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करती रही, पाक सरजमीन पार्टी करती रही, सारे जो कौम परस्त है ये करते रहे। पीपल्स पार्टी समेत सिंध की तमाम जमातों ने जो सेंसस था उसको मुस्तरद किया और उस पर यह तय हुआ। और इनका खुद एमकेएम का मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा और लड़ाई है कि जो 5% का एक था सैंपल टेस्टिंग का, उसके ऊपर काम किया जाए। और बड़ा जोरदार मुतालबा रहा जिसके नतीजे में कबल अज वक्त सेंसस का हुकूमत ने भी प्रॉमिस किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उस सब कुछ को एक तरफ रखते हुए आज ये मुतालबा कर रहे हैं। तो इस मुतालबे में कितनी सदाकत है और कितना ये ज़ेबे दास्तान के लिए। लेकिन समझ में नहीं आता 98 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सब कुछ कैसे हो सकता है? आबादी क्या बढ़ी नहीं है? ये कैसे कैसा मुतालबा है? ये है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने और एक सो कॉल्ड एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए बात है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल कतन। लेकिन जहां तक ताल्लुक ये है कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो काम शुरू किए हैं वो आज आपके सामने हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने काम शुरू किए हैं वो आपके सामने हैं। कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं। वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सिंध हुकूमत पे यलगार का फैसला किया है वो बहुत अफसोसनाक और तकलीफ से है कि जब वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत पे यलगार कर दे। हाँ, पीटीआई को ये हक हासिल है कि पीटीआई वहां पे अपना जमाती जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाए, वो वहां पे हुकूमत के खिलाफ जो कदम का उठाना चाहे उठाए। मतलब कि सूबाई आप समझ रहे, जो सूबाई मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है, ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। मैं पीटीआई के इस हक को नहीं डिनाई कर रहा। मैं फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को जो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने किया है, मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है। यलगार किसको समझ रहे हैं आप? आपने जी यलगार किसको कह रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हम अब सिंध में हमलावर होने जा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि वो वहाँ काम करना चाहते हैं। एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए जी प्लीज। ये जो जिस पे तकिया था वो है अरबाब रहीम साहब, जिनका एहतराम है। लेकिन सवाल ये है, वो आपने सुना होगा ना एक लतीफा कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार में वो पंजाब से भर्ती ले रहे थे, तो एक कबीले के पास अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर गया, तो उसने जाके उन्हें कहा, बड़ी तारीफें की, क्या बड़े बहादुर, बड़े जंगजू, बड़ा काला कबीला है। तो आप मलका बरतानिया ने कहा है कि हिंदुस्तान हमारी लड़ाई शुरू हो गई है हिटलर से, तो आप हमें फौज में भर्ती दें। तो उस कबीले के बड़े ने कहा कि साहब बहादुर, आप कह तो ठीक रहे हो, हम जंगजू भी हैं, हम बहादुर भी हैं, हम ये भी हैं, वो भी हैं, लेकिन अगर बात हम पे आ गई है तो मलका को कहो हिटलर से सुलह कर ले। अगर बात अरबाब रहीम पे आ गई है तो इमरान खान को मशवरा है कि कुछ और कर ले। सवाल ये है, आज तो सिंध के नहीं, कराची के और सिंध के लोग तो वजीर आजम साहब का एड़ियां उठा उठा के इंतजार कर रहे हैं कि जो 1200 या 1150 अरब का उन्होंने पैकेज ऐलान किया था वो किधर गया। उससे पहले को 650 अरब का पैकेज था, वो किधर गया। वो फेडरल गवर्नमेंट के दावे किधर गए। सूबाई हुकूमत जो कुछ कर सकती है अपने वसाइल से कर रही है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन वजीर आजम साहब को जाना चाहिए
और अपने जबान का कुछ तो पास रखें। सारी कौम से जिन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे उनसे तो यू टर्न ले लिया, लेकिन सिंध से 2 पैकेज ऐलान करने के बाद वो वहां से यू टर्न ले चुके हैं। क्या करना चाहते हैं? उनका एक ही मुतालिबा है, वो आवाम से एक ही बात करते हैं कि हमसे आप 3 सालों का हिसाब मांगते हैं। जो पिछले 10 सालों में एक सूबे पर हुक्मरान बने बैठे हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया, हम वो आप लोगों के लिए करेंगे जो 10 साल में पाकिस्तान मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये उनका हक है, बिल्कुल पीटीआई का हक है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया वो हमसे सवाल करे, आपका हक है, सिंध के अवाम का हक है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 2 पैकेजेस अनाउंस किए। बिल्कुल, कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं, लिहाजा इसके हल के लिए मैं 650-700 अरब का पैकेज देता हूँ। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, इससे ज्यादा पैसों की जरूरत है, कोई 1200 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ। उसका क्या किया? मैं जो बाकी बातें हैं, लोगों का जो हक है, इनका भी हक है, फेडरल गवर्नमेंट भी पूछे। और अगर सिंध गवर्नमेंट पे एतराज है कि सिंध गवर्नमेंट पैसे का इस्तेमाल सही नहीं करेगी, तो आप ये बताएं फेडरल प्रोजेक्ट्स का आपने क्या किया? जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने पैसे देने थे उनका क्या? सही आखिरी सवाल, पीडीएम 29 अगस्त को आ रही है जलसा करने के लिए कराची में, बड़ी हिलजुल लग तो रही है, लेकिन आपको कुछ लगता है कि पीडीएम में कोई जान बची है और उस सूबे में आ रहे हैं जहाँ हुकूमत आप लोगों की है? देखिए बिस्मिल्लाह, हर जमात का, मैंने पहले कहा ना, हर जमात का ये हक है। और जितना पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें सारे सूबों में जाके अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाएंगी, उतना ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, वेलकम, और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे जो हमसे बन पाया। सवाल ये है कि वो आके क्या करना चाहते हैं। उनका तो सबसे बड़ा बंदा मिफ्ता इस्माइल था, वही उनको छोड़ के बैठा हुआ है। और वो इतराज कर रहा है कि आपका नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। अब अर्ज ये है कि जो पीटीएम ने उसावलापन यानी बहुत जल्दबाजी दिखाई पीपल्स पार्टी को निकालने की और एएनपी को निकालने की, और जो उसके लिए एक अजीब सी हुज्जत क्रिएट की, उसके बाद आज पीडीएम है कहाँ? बिल्कुल, पीडीएम वैसे ही फारग हो गई। तितर बितर पीडीएम नहीं, तितर बितर छोड़े, पीडीएम एक बुनियाद पे खड़ी हुई थी, ये याद रखिए। आप तितर बितर और कह रहे, एक याद रखिए, एक कसूल था कि हमारा सारी जमातों का ये यकीन था और हमारा ये ख्याल था, और हमने इस पे तहरीर लिख के दी कि ये हुकूमत फेल हो गई है, लोगों के जिंदगियों में अजाब आ गए हैं, लिहाजा इस हुकूमत को खत्म करके इसकी जगह नई हुकूमत तश्कील दी जाए, नया इंतखाब लाया जाए। आज अगर आप लोग एक जमहूरी तरीके की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे, एक और बात है जी, एक और लेकिन वो उनका एतराज ये था, नंबर्स आपके पास हैं, पंजाब में गिराना आसान है। मैं वो बाद में बात करता हूँ, सवाल ये है कि आज पीटीएम हमें छोड़ दें, पीएनपी को छोड़ दें, हमसे तो नाराज हो गए, लेकिन हमें तो किसी अरेंजमेंट के तहत उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो पीटीएम का बेसिक स्ट्रक्चर और चार्टर था, वो तो था ये हुकूमत को हटाने का। आज वो अगर इस हुकूमत को हटाने के उस चार्टर को हट गया तो कहाँ की पीटीएम? तरीकेकार पे इख्तलाफ था ना सर, आप लोगों का तरीकेकार कुछ और था, उनका तरीकेकार कुछ और था। नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ। अच्छा, ये भी गलत बात है, इस पे भी सुन लीजिए। हमने जो कुछ कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाइए। हाँ, बिल्कुल। आप जो हमारा तहरीरी मुआहदा है पीडीएम का, जिसपे सारी जमातों के बिल्कुल है, उसका सेकंड लास्ट देखिए क्या है। वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे सूबों में, मरकज में, स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, और उसपे नाकामी की सूरत में हम इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उससे हटके को मुतालबा कर रहे हैं तो फिर हमारा मुतालबा गलत है, लेकिन अगर हम लिखे हुए मुआहदे को पूरा करने की बात कर रहे हैं तो फिर कौन सी गलती है हमारी? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।